हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था सेल डिवीज़न, वो हो गया था कंप्लीट। मैंने उसके आपको डिवीज़न, शॉर्ट नोट और वेरी शॉर्ट नोट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, बायोलॉजी क्लास 11, 12 और ग्रामर की भी। ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, आपको क्लास 11th बायोलॉजी में एक चैप्टर है एंजाइम नाम से। तो पहले जो आपका ये चैप्टर है एंजाइम, इसमें आपकी दो परिकल्पनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता भी होगी। एक है ताला चाबी परिकल्पना और आपकी एक है प्रेरित आसंजन। तो ये दो परिकल्पना इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ताला चाबी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जो आपका चैप्टर है एंजाइम, इसमें पहले मैं चैप्टर में इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपको एंजाइम पढ़ना है, उसका वर्गीकरण, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और ये परिकल्पना है जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये आपकी परिकल्पनाएं ग्रेजुएशन में भी हैं और क्लास 11th में भी हैं। तो फिलहाल तुम क्लास 11 की बात कर रहे हैं एंजाइम चैप्टर की। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस चैप्टर की दोनों परिकल्पनाएं कंप्लीट करा रही हूँ, जिससे पहले आपका इम्पॉर्टेंट कवर हो जाए। जब ये आपकी परिकल्पना, एक परिकल्पना हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे और दूसरी परिकल्पना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो एंजाइम का वर्गीकरण है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको शॉर्ट नोट में कंप्लीट करा दूंगी। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। परिकल्पना फर्स्ट, दो परिकल्पनाएं आती हैं, आज हम फर्स्ट कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम होते क्या हैं, डेफिनेशन। ये एंजाइम की जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये शॉर्ट में लिखी है, लेकिन जब मैं आपको शॉर्ट नोट कराऊंगी ये दो परिकल्पना कराने के बाद, ठीक है, तो मैं आपको लॉन्ग में बता दूंगी कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, किसने उसको डिस्कवर किया, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या टाइप्स हैं। तो ये 1 नंबर के लिए डेफिनेशन है कि एंजाइम वे जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, बट रिएक्शन के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। तो हमारे जो एंजाइम है वो क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। ओके, जैविक उत्प्रेरक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन की दर मतलब रेट को परिवर्तित मतलब चेंज कर देते हैं, बट रिएक्शन के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एंजाइम क्या है, आपकी डेफिनेशन अगर 1 नंबर में आ रही है तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, और जो अगर 3 नंबर में आती है तो वो मैं आपको शॉर्ट नोट में कंप्लीट करा दूँगी, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो एंजाइम क्या है, जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो वह एंजाइम क्या करेगा, जो हमारी रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। दर का मतलब है यहाँ पे उसका रेट, RATE जिसे बोलते हैं। ठीक है, दर को बढ़ा भी सकता है, ये नहीं कि सिर्फ बढ़ा ही रहे हैं, घटा भी सकता है उत्प्रेरक की दर, रिएक्शन की दर को बढ़ा भी सकता है। तो दर को परिवर्तित कर देता है, बट रिएक्शन के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। मतलब एंजाइम रिएक्शन की दर को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, लेकिन रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई तो जो हमें एंजाइम मिलेगा वो एज इट इज़ सेम वैसा होगा कि जैसे हमने लिया है। तो इसलिए ही आज ये लाइन लिखिए कि रिएक्शन के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। कौन अपरिवर्तित रहते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम आपके जैविक उत्प्रेरक हो गए जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो आप इसमें बढ़ा रहे घटा रहे नहीं लिखोगे, आप एक वर्ड लिखोगे, परिवर्तित, चेंज जिसे बोलते हैं। तो चेंज कर देते हैं बट रिएक्शन के एंड तक खुद अपरिवर्तित रहते हैं। ये हो गया आपके एंजाइम की डेफिनेशन 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी एंजाइम की क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि जो है ये 2 परिकल्पना है। तो आपको इसमें लिखेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि में फॉलोइंग या फिर निम्नलिखित 2 परिकल्पनाएं को स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट इज ताला चाबी परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉक की हाइपोथेसिस। परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस, ताला लॉक, चाबी की। ठीक है, लॉक की परिकल्पना, फर्स्ट परिकल्पना आपकी ये हो गई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी परिकल्पना हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। लॉक की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि में सिद्धांत 1884 में एमिल फिशर ने दिया। ठीक है,
जो हमारी लॉक की हाइपोथेसिस या फिर हिंदी में ताला चाबी परिकल्पना थी, वो सिद्धांत ही किसने बताया? 1884 में एमिल फिशर, EMILFISHER, एमिल फिशर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि एंजाइम एक निश्चित पदार्थ के साथ जुड़कर ठीक उसी प्रकार प्रेरित होता है जिस प्रकार लॉक में की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, कोई भी एंजाइम है, वो किसी निश्चित एक पर्टिकुलर पदार्थ के साथ जुड़कर उसी प्रकार उत्प्रेरित का मतलब है एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होता है जिस प्रकार लॉक में की आवश्यकता होती है। लॉक और की क्यों लिया है? कि कोई भी ताला है, ठीक है, हर लॉक की अलग की होती है। ऐसा नहीं होता कि लॉक में हम दूसरी की लगा लें और ओपन कर लें लॉक को, नहीं होता ना। तो लॉक में जो भी लॉक होता है उसकी पर्टिकुलर एक की होती है कि ये ताला उसी चाबी से खुलेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि जो लॉक की में जैसे लॉक की आवश्यकता होती है, ताले में चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा एंजाइम है वो पदार्थ से जुड़कर उत्प्रेरित हो जाता है जिस प्रकार लॉक में की आवश्यकता होती है। प्रत्येक एंजाइम में कुछ क्रियात्मक में एक्टिव समूह या फिर साइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर कुछ क्रियात्मक समूह, जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं हम एक्टिव साइट या फिर आप एक्टिव ग्रुप कह सकते हो, प्रेजेंट होते हैं, जिस पर प्रेजेंट ऊर्जा की सहायता से वह एंजाइम एक निश्चित पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। जो हमारा एंजाइम है उस पर क्या प्रेजेंट है? क्रियात्मक समूह, एक्टिव साइट प्रेजेंट है। इस एक्टिव साइट या फिर क्रियात्मक समूह पर एनर्जी की ऊर्जा की सहायता से, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा की सहायता से वह एंजाइम एक निश्चित पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और एंजाइम पदार्थ संगठन, हिंदी में ये बोलते हैं एंजाइम पदार्थ संगठन या फिर इंग्लिश में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है और बाद में ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो ताला चाबी परिकल्पना क्या हो गई कि आपको इसमें जब आप ये डायग्राम याद करोगे तो आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले डायग्राम समझा देती हूँ आपको ये पूरी थ्योरी इस रिएक्शन से याद रखनी है। आपको लिखना है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ही बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम ही लिखते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब है पदार्थ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पदार्थ, ठीक है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एरो ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स का मतलब है E से एंजाइम, S से सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स, जिसे हम हिंदी में बोल रहे थे एंजाइम पदार्थ संगठन। आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैंने सारे टर्म्स हिंदी में भी लिखी है, आप याद कर सकते हो, बट हिंदी से ज़्यादा इजी इंग्लिश में है। अब आप देखो ये एंजाइम पदार्थ संगठन इतना बड़ा सा वर्ड है, आप इसे ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से याद कर सकते हो। फिर एरो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम जुड़ा सबस्ट्रेट से, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से जुड़ा तो उसने क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जैसे लास्ट लाइन में लिखा था और बाद में ये कौन? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर एंजाइम पदार्थ संगठन ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, किसमें? E से एंजाइम में, P से प्रोडक्ट में। यहाँ पे E का मतलब एंजाइम है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप वैसे आपको एग्जाम पे लिख के नहीं आनी है, E एंजाइम को कैपिटल E से प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट, सबस्ट्रेट को S से, और यहाँ पे ये एंजाइम और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आपको पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। अब हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या है, आपको सेम यही शेप बना के आनी है। शेप आपको ऐसे बनानी है एंजाइम और सबस्ट्रेट की कि जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने तो वे एक दूसरे में फिक्स हो जाए। लाइक जैसे मैंने ये एंजाइम बनाया है, एंजाइम को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए आपको एंजाइम में लाइनिंग कर देनी है। कलर आप देख लेना, आपको कलरफुल पेन से बना रहे हो या ब्लैक ब्लू पेन से बना रहे हो आपको एग्जाम में वैसे थ्योरी में ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करना है और मतलब डायग्राम कलर्ड होने चाहिए बायो के, ठीक है। एंजाइम हो गया, एंजाइम को मैंने डिफरेंट दिखाने के लिए इसमें रेड कलर से लाइनिंग बना दी, ठीक है। एंजाइम प्लस मैंने एक सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में बिल्कुल प्लेन है, कोई लाइनिंग नहीं है, तो एंजाइम
जो ये वाली जो हम ऊपर लाइन में पढ़ रहे थे कि प्रत्येक एंजाइम में कुछ क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पर जो ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, इन स्पेस में ही हमारी एक्टिव साइट प्रेजेंट है जो इस सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट कर रही हैं एंजाइम से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइम था। ओके, नीचे मैंने सबस्ट्रेट लिख दिया, मतलब पदार्थ। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एरो, ये दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों आपस में जुड़ गए। जब आप जुड़ के दिखाएंगे तब भी आप एंजाइम को बिल्कुल अलग शो करेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, या फिर एंजाइम पदार्थ संगठन। इसके बाद हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। अब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब ये प्रोडक्ट बनाएगा और जो एंजाइम है वो एज इट इज़ जैसे हमने लिया था सेम रिएक्शन के बाद हमें मिल जाएगा। तो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एरो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये हो गई आपकी ताला चाबी परिकल्पना। तो ताला चाबी परिकल्पना में क्या है कि जो हमारा एंजाइम है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर इस प्रकार उत्प्रेरित होता है जैसे लॉक में की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा एंजाइम होता है इसमें आपको थ्योरी खुद याद हो जाएगी, बस आपको माइंड में डायग्राम याद रखना है कि सबसे पहले हमें एंजाइम लेना है, फिर सबस्ट्रेट लेना है, फिर ये दोनों जुड़ के बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद जो एंजाइम है वो निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। ठीक है, इस रिएक्शन में एंजाइम ने परिवर्तित करी दर को, बढ़ाया घटाया जो भी किया, लेकिन अंत तक अपरिवर्तित रहा। अंत तक अपरिवर्तित रहा मतलब एरो के बाद जो हमें एंजाइम मिला वो सेम कैसा है, बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली रिएक्शन याद करनी है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एरो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर दोबारा एरो लगाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम अलग निकल जाएगा। ये हो गई आपकी ताला चाबी परिकल्पना या फिर लॉक की हाइपोथेसिस। ये आपके एग्जाम में आती है, तो आपको पहले थ्योरी लिखनी है, फिर ये रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम बनाकर आना है और एंजाइम को अलग शो करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट जो परिकल्पना है या नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।